हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने सीखा था। और मैंने कहा था कि ये जो हम लोग इस समय सीख रहे हैं ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है थर्मोडायनामिक्स की। जैसे हम लोगों को इंग्लिश सीखते समय पहले उसकी अल्फ़ाबेट सीखनी पड़ती है और अल्फ़ाबेट सीखने के बाद फिर हम आगे की चीज़ करते हैं, बिल्कुल वैसा ही चल रहा है यहाँ पे भी। पहले हम जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, जो जो उसमें डेफिनेशंस यूज़ हो रही हैं थर्मोडायनामिक्स में, पहले हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग थोड़ा आज आगे बात करेंगे। और हम लोगों ने जैसे बताया ही मैंने कि लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तक देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्टेट किसे बोलते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि कोई हमारा थर्मोडायनामिकल सिस्टम है और उसकी एक स्टेट है, तो स्टेट से क्या मतलब है हमारा, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक, और कितने तरीके की हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो पहला टॉपिक आज हमारा जो है वो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। ठीक, इसके लिए दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल ये सोचिए, हमारे पास एक क्यूब है, ठीक। तो आपने बहुत सारे क्यूब देखे होंगे। आप क्यूब के तौर पे अपना कमरा देख सकते हो, अपना ज्योमेट्री बॉक्स देख सकते हो, या आपके किचन में कोई चौकोर टाइप का बॉक्स है। ये सब क्यूब में आते हैं। और अगर इनको अगर मुझे बताना पड़े कि क्यूब के बारे में अगर मुझे कोई जानकारी आपको देनी है, तो मुझे तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या क्या होंगी वो? एक होगी इसकी लंबाई, ठीक। दूसरी होगी इसकी चौड़ाई, ठीक। और तीसरी होगी इसकी ऊंचाई, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं ब्रेड्थ, और इसको बोलते हैं हाइट। तो इनसे क्या होगा? अब अगर मेरे को क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है, तो इस क्यूब से रिलेटेड इसकी जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे, सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है मुझे, या इसका वॉल्यूम निकालना है मुझे, वो सारा इन तीन की हेल्प से मिल जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे क्यूब को एक्सप्लेन करना है तो मुझे तीन पैरामीटर चाहिए। कौन कौन से? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बस ये तीन पैरामीटर मिलने के बाद इस पूरे क्यूब को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लीजिए आप। जैसे आपको कोई एक सोल्यूशन दिया हुआ है, HCl का सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक, या NaOH का कोई सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको इस इन इनमें से किसी भी सॉल्यूशन के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हो, किसी को बताना चाहते हो, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हो। क्या क्या होती हैं? जैसे है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? अगर किसी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, तो अगर आपको ये पता चल जाए कि अ, 1 लीटर में कितना इसका इक्विवेलेंट वेट घुला हुआ है, तो वो उसकी होती है नॉर्मेलिटी, ठीक। दूसरी चीज होती है मोलरिटी, ठीक। और एक और चीज है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीज होती है? सॉल्यूशन में दो चीज होती है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम मिलाते हैं और सॉल्वेंट में मिलाते हैं। मोलरिटी क्या होती है? अगर हमारा किसी चीज का, कोई भी चीज हम ले रहे हैं और उसके कितने मोल 1 लीटर में घुले हुए हैं, यानी कितने मोल सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्वेंट में घुले हुए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। मोलालिटी भी सिमिलर टाइप की चीज होती है। ये बताता है कि कितने ग्राम सॉल्यूट के जो सॉल्वेंट है उसके कितने किलोग्राम में घुले।
कुल मिला के अभी हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम बस एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन को हमें बताना हो तो या तो उसकी नॉर्मलिटी बतानी पड़ेगी, या उसकी मोलरिटी बतानी पड़ेगी, या उसकी मोलैलिटी बतानी पड़ेगी। यानी कि किसी सिस्टम को अगर डिस्क्राइब करना है तुम्हें, तो हमारे पास कुछ चीज होना चाहिए जिससे हम उसके बारे में बात कर सकें। ये कमरा है, इस कमरे के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो मैं बताऊंगा ये कमरा कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, कितनी खिड़कियां हैं इसमें, कितने पंखे हैं। इसी तरीके से ये मैंने दो एग्जांपल लिए थे आपको समझाने के लिए कि किसी सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, ठीक। सिमिलरली लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी की, ये मैंने एग्जाम्पल लिया था। तो थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम है और उस थर्मोडायनामिकल सिस्टम को हमको एक्सप्लेन करना है तो हमें कुछ प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो क्या होती है, डेफिनेशन क्या हुई? thermodynamic properties are characteristic that help in describing a system, ठीक। बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। ये बेसिकली डेफिनेशन किसी के लिए भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई भी सिस्टम को उसकी कैरेक्टरिस्टिक को अगर डिस्क्राइब करने के लिए जो प्रॉपर्टी की जरूरत होती है वो नॉर्मल प्रॉपर्टी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हम ये ऐसी प्रॉपर्टी को चूज करते हैं जो उस सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। अब देखो जरा इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। हमारे पास तीन तरीके की थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एक हो सकती है मेजर्ड, और वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे मास है, ठीक, और सरफेस एरिया, डेंसिटी, ये हमारी मेजर्ड थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है। अच्छा, इसके बाद क्या क्या हो सकता है? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में हमारे एंट्रोपी हो सकती है और टोटल एनर्जी हो सकती है, ठीक, एंट्रोपी हो सकती है। अच्छा, तीसरी कौन सी हो सकती है? डेराइव्ड। डेराइव्ड में क्या क्या हो सकती है? जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, ठीक। देखो अभी इस स्टेज पे इन सब चीजों के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास, जैसे हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस में क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एक वर्ब होता है, इस तरीके का कुछ होता है। तो हम लोग बिल्कुल वही बात कर रहे हैं कि थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो किसी सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने में, डिस्क्राइब करने में, उसकी स्टेट को डिस्क्राइब करने में हमारी हेल्प करती है। कितने तरीके की हो सकती हैं? एक वो हो सकती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे मास हो गया, एरिया हो गया, डेंसिटी हो गई। फंडामेंटल क्या हो सकती हैं? जो उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आप बदल नहीं सकते। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा, दो चीजें होती हैं। एक होती है आपकी रेजिस्टेंस, किसी वायर है उसका रेजिस्टेंस है, वो किस पे निर्भर करता है? वो उसकी लंबाई पे और वो उसके एरिया पे निर्भर करता है। दूसरी तरफ एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के मटेरियल पर निर्भर करता है। लोहे के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, और गोल्ड के लिए अलग होगा। तो ये फंडामेंटल टाइप की है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो डायरेक्ट होती हैं, जो डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी को सॉल्व करने से हमको मिलती हैं। तो हमारे पास तीन तरीके की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेट क्या होती है। जैसे हम कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनामिक, व्हाट, हमें क्या मतलब है इस बात का कि स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनामिकल सिस्टम, ठीक।
स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। जैसे अभी हमने देखा कि अगर किसी सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करना है तो उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी हमको चाहिए। आपको याद होगा जब हमने क्यूब वाला एग्जांपल लिया था और उस क्यूब वाले एग्जांपल में हमने ये देखा था कि अगर हमें क्यूब को एक्सप्लेन करना है तो हमें उसकी लेंथ चाहिए, उसकी ब्रेथ चाहिए और उसकी हाइट चाहिए। ये 3 पैरामीटर का सेट था। सिमिलरली अगर हमें किसी सिस्टम की, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करना है तो हमें उसकी कुछ कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनका सेट लेना पड़ेगा और उन सेट को ही, जब वो सेट उसका डिफाइन हो जाएगा। अच्छा, एक और बात है कि वो सेट यूनिक होना चाहिए, एक टाइम में यूनिक होना चाहिए। जैसे आपके पास एक क्यूब है, उसकी एक लंबाई है, उसकी एक चौड़ाई है और उसकी एक ऊंचाई है, तो वो एक क्यूब होगा। जब आप कोई दूसरा क्यूब लोगे तो उसकी कुछ दूसरी लंबाई होगी, उसकी कुछ दूसरी चौड़ाई होगी, उसकी कुछ दूसरी ऊंचाई होगी। ठीक, सिमिलरली थर्मोडायनामिकल सिस्टम है। इस समय जो आपके पास कोई एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जो प्रॉपर्टी उस सिस्टम को एक्सप्लेन कर रही है पूरी तरीके से, वो उसकी स्टेट को दिखाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो वो होगी कि क्या होगी, स्टेट ऑफ अ thermodynamic system is described by a set of measurable bulk property। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज का एक सेट ले लें जो उस सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो वो उसकी स्टेट को दिखाएगा। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी हैं, तो ईच प्रॉपर्टी is assigned a variable called state variable। हमने कुछ प्रॉपर्टी ले ली और उन हर प्रॉपर्टी को हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया और उस सिंबल को वेरिएबल assigned a symbol which is called state variable। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं। स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमको प्रॉपर्टीज चाहिए और प्रॉपर्टीज जो भी हम है उन सारी प्रॉपर्टी को, एक एक प्रॉपर्टी को हम एक एक सिंबल असाइन कर देंगे। ठीक, और उस सिंबल को क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। देखो 3 चीजें हैं कि स्टेट कैसे डिफाइन करोगे, सेट ऑफ मेजरेबल बल्क प्रॉपर्टीज, और जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उन प्रॉपर्टी को हम एक सिंबल असाइन करेंगे और वो सिंबल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट वेरिएबल। ठीक, आगे देखते हैं इसको। अब जब हमने उसको स्टेट वेरिएबल कर लिया, अच्छा स्टेट वेरिएबल क्या करेगा, जरा देखो। ईच स्टेट वेरिएबल is associated
with some uh, internal property. ठीक है, अभी हम देखेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, हमें स्टेट किसी थर्मोडायनामिकल सिस्टम के एक्सप्लेन करना था। तो हमने कहा कि स्टेट कैसे दी जाती है, सेट ऑफ प्रॉपर्टी से दी जाती है, और जो हर एक प्रॉपर्टी को हमने एक सिंबल दे दिया, और इस सिंबल को हमने कहा कि ये स्टेट वेरिएबल है, और हमने ये भी कहा कि वो स्टेट वेरिएबल जो है किसी की ना किसी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड होगा। चलो करके देखते हैं। अच्छा, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं टेम्परेचर। तो प्रॉपर्टी हो गई टेम्परेचर, इसको किससे शो करते हैं, टी से। ठीक, अच्छा, हमने ये कहा था कि हर एक थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल किसी एक ऐसी चीज से कनेक्टेड होगा जो सिस्टम से जुड़ी हुई होगी। तो ये किससे जुड़ी हुई है, ये होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, तो जैसे आपको पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर टेम्परेचर पता है तो टेम्परेचर उसकी एवरेज थर्मल एनर्जी को बताता है, काइनेटिक एनर्जी को, 3kT। ठीक, और अगर कोई आपके पास सिंपल हार्मोनिक सिस्टम है तो उस समय टेम्परेचर उसके वाइब्रेशन को बताता है। लेकिन वाइब्रेशन हो रहे हैं मतलब मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है। एक हो गया टेम्परेचर, एक प्रेशर ले लो। प्रेशर को हम कैसे दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं। ये क्या बताता है, ये बताता है एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक कंटेनर है जिसमें कुछ गैस भरी हुई है, तो प्रेशर क्या कर रहा है, जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन में हैं, जब वो जा रहे हैं दीवार पे टकरा रहे हैं, दीवार पे टकरा रहे हैं तो वहाँ पे एक मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, संवेग दे रहे हैं, और संवेग परिवर्तन की दर को फोर्स कहते हैं। इसका मतलब जब एक पार्टिकल दीवार से जाके टकरा रहा है तो उस पर एक फोर्स लगा रहा है, और इस दीवार का कुछ एरिया है, तो उस पर कुछ जो दाब, दाब की परिभाषा क्या होती है, दाब होता है एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, वही हमने लिखा है। इट इज एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स क्यों, क्योंकि एक पार्टिकल नहीं है। कैसे पता मुझे एक पार्टिकल नहीं है, मान लो कि आपके पास ऑक्सीजन गैस है, तो इसका क्या होता है, 8O16। ठीक, अगर आपके पास मॉलिक्यूलर गैस है तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो होगा 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका 32 ग्राम। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल, जब आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन होंगे तो इसमें कितने मोल हुए, एक मोल हुआ, और एक मोल में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुणा 10⁻23, जिसे हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो आप सोचिए कि सिर्फ 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर आपके पास एक कमरे में है या एक चेम्बर में है तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर 5-7 पार्टिकल होते तो आप हर पार्टिकल का फोर्स निकाल सकते थे, लेकिन जब इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो आप हर पार्टिकल का फोर्स नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या मेथड अपनाते हैं, हम बोलते हैं कि चलो उस पर एवरेज फोर्स निकालते हैं। तो ये जो एवरेज फोर्स पर यूनिट एरिया है वही हमारा प्रेशर होता है। ये सब आप लोग 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, बीएससी में भी पढ़े होंगे, एमएससी में भी पढ़े होंगे। ठीक, लेकिन फिर भी अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मतलब की बात बता रहे हैं कि अगर हमें किसी सिस्टम की थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी बतानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो वो ये प्रॉपर्टी हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं।
ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी सिस्टम की स्टेट को दिखा सकते हैं। अच्छा, अभी तो जब हमारे पास सिस्टम आ गया और उसकी वो प्रॉपर्टी हमें पता चल गई जिससे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो कि वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पी वी टी। तो जब पी वी टी लिख दिया आपने तो ये सिस्टम हो गई, ये उसकी स्टेट हो गई, क्योंकि स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिकल सिस्टम स्टेट हो गई। कैसे पता? क्योंकि अगर एक बार हमें पीवीटी पता चल गया तो उस सिस्टम में अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हम पीवीटी से निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कभी आप सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हो तो हर बार आपको पीवीटी ही बताना पड़े। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको पी एन और टी से काम चल जाए, कभी हो सकता है कि एन बी और टी से काम चल जाए। ये भी थर्मोडायनामिकल स्टेट है, ये भी थर्मोडायनामिकल स्टेट है और ये भी थर्मोडायनामिकल स्टेट है। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने आपसे ये कहा कि किसी थर्मोडायनामिकल स्टेट क्या होती है। थर्मोडायनामिकल स्टेट किसी सिस्टम की वो होती है जिसको बताने के बाद अब और कुछ बताने की जरूरत ना पड़े, बाकी जो भी चाहिए वो हम उससे निकाल लेंगे। जैसे फिर से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जो क्यूब के बारे में बताया था, अगर आप क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी को बता दीजिए तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो निकल जाएंगी। एक एक स्फीयर है आपके पास, गोला है, अगर आप उस गोले की त्रिज्या या रेडियस बता दीजिए तो उस गोले की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब हम निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास थर्मोडायनामिकल स्टेट हो गई। तो या तो आप ऐसे डिफाइन करोगे, या आप ऐसे डिफाइन करोगे, या आप ऐसे डिफाइन करोगे। सबको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, अलग अलग सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए अलग चीजें। जैसे एग्जाम्पल फिर से मैं लेता हूँ, क्यूब को एक्सप्लेन करना है आपको तो क्या चाहिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। सिलेंडर को अगर एक्सप्लेन करना है तो आपको सिर्फ उसकी रेडियस चाहिए और उसकी हाइट चाहिए। अगर गोले को आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको सिर्फ उसकी रेडियस चाहिए। सिमिलरली अलग अलग थर्मोडायनामिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अलग अलग सेट ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए। एक बार वो हमने सेट डिफाइन कर लिया तो वो उसकी स्टेट होगी। अब अगर ये सेट चेंज हो गया, मान लो कि यहाँ पे ऐसे था, हमारे पास T1 पे वो था, उसकी P1 था, P2 था और T1 था। शुरुआत में हमने जब उस सिस्टम को देखा तो उसकी थर्मोडायनामिकल स्टेट कैसे एक्सप्लेन होती, P1 T1 और T1 से। थोड़ी देर बाद क्या हो गया, वो P2 हो गया, V2 हो गया, लेकिन T1 रहा। तो अब ये स्टेट अलग है और ये स्टेट अलग है। हाँ, सेम सिस्टम है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। थोड़ी देर बाद उसमें प्रेशर बदल गया, उसका वॉल्यूम बदल गया, तो अब वो नया सिस्टम हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सब वेरिएबल बदले। देखो आप यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे भी टेम्परेचर T1 है। ठीक है, तो ये कुल मिला के कहने का मतलब है कि हर समय में जो उसकी थर्मोडायनामिकल स्टेट है वो एक एक पर्टिकुलर सेट से डिफाइन की जाएगी। अगले सेकंड हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है ना भी चेंज हो। ठीक, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक, ध्यान से देखो, पहले हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की, फिर हमने स्टेट डिफाइन किया और अब हम बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट की। याद होगा आपको कि स्टेट कैसे डिफाइन की थी। स्टेट डिफाइन करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ वेरिएबल चाहिए थे, सेट ऑफ पैरामीटर चाहिए थे। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, रिलेशन among the state variable is called the equation of state। ठीक है, तो मान लो सपोज state of a thermodynamical system is given by
गिवन बाय पी वी एन टी। मान लो, मतलब क्या हुआ इसका, एक थर्मोडायनामिक सिस्टम था, उसको फुली एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 पैरामीटर चाहिए था, पी वी टी। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्टेट कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये आप पहले एक्सरसाइज देख चुके हो। जैसे आपको याद होगा कि अगर एक द्विघात जो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, वो कैसे लिखते हैं उसे, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है पॉलिनोमियल, सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, या हम जिसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर इसे इक्वेशन बनाना है तो हमें क्या करना होता है, पी एक्स इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको 0 रखना पड़ता है। ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, इनके बीच में रिलेशन। और अगर जब किसी पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 रख देते हो तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन। ये क्या है, पॉलिनोमियल। और ये क्या है हमारे पास, इक्वेशन। ठीक, तो कोई पूछेगा स्टेट क्या होती है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट एक रिलेशन होती है जो हमारे पास उसके स्टेट वेरिएबल जो है उनके बीच कनेक्शन को दिखाती है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया इसको लिखने का। अच्छा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, शायद हो सकता है इससे समझ में ना आया। ठीक, चलो। आपने एक बहुत फेमस इक्वेशन सुनी होगी, और वो क्या सुनी होगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या बता रहा है, एक आइडियल गैस जब टी टेम्परेचर पे हो, उसका प्रेशर पी हो और वॉल्यूम बी हो, तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ फॉर एन आइडियल गैस इन लो डेंसिटी कंडीशन। पहले आप ये समझ लो कि लो डेंसिटी कंडीशन का क्या मतलब है। आपको पता है कि आइडियल गैस होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उनके पार्टिकल्स आपस में टकराना नहीं चाहिए, और उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, उनके बीच वो जो उनका जो वॉल्यूम है वो नगण्य होना चाहिए, ये जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, इस तरीके की कुछ बातें हैं। लेकिन अगर डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी तो क्या होगा, पार्टिकल आपस में पास पास आ जाएंगे, वो आपस में टकराएंगे, उनमें एक फोर्स भी लग रहा है। तो ये आइडियल गैस की जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं होगी। तो अगर हम उसकी डेंसिटी कम कर दें तो ये ऐसा बिहेव करने लगेगी जैसे आइडियल गैस। तो ये क्या हो रहा है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, किसके लिए है, एक आइडियल गैस के लिए। ठीक, अब लेकिन आप बोलोगे, एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि सर आपने कहा था कि ये स्टेट वेरिएबल की भी रिलेशन दिखाती है, वो दिखा भी रही है। अच्छा, पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। देखो, सेम इक्वेशन को एक दूसरा तरीका भी होता है लिखने का, और वो होता है पी वी इज इक्वल टू एन के टी। यहाँ पे और यहाँ में अंतर ये है कि ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। दोनों में अंतर है। जब नंबर ऑफ मोल्स ये जो होता है, ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाता है या उसका मल्टीपल हो जाता है, तो एन ए इंटू के जो होता है आर बन जाता है, और ये हमारे पास एन रह जाता है। ठीक, कैसे, अगर आपके पास एन मोल है तो एन की जो टोटल आपके पास स्मॉल एन मोल है, तो कैपिटल एन क्या हो जाएगा, एन इंटू एन ए। क्यों, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं। तो एन मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एन इंटू एन ए। तो ये टोटल मॉलिक्यूल इतने हो गए। अगर मैं इसको इसमें रख दूं तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन इंटू एन ए इंटू के इंटू टी। तो एन ए इंटू के जो होता है वो हमारे पास हो जाता है आर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आती है, यही मैं आपसे कह रहा था। ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, और ये कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और रिलेशन क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक,
तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों सेम रिलेशन है, लेकिन अभी मैं अपने वापस अपनी बात पे आ जाता हूँ जो मैं कहना चाह रहा था। आप कहोगे कि ठीक है सर, आपने जो हम एक्सप्लेन कर रहा था कि P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर। ठीक, तो अब हमारी बात ये चल रही थी कि अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखना है तो वो एक तरीके से एक फाई इज इक्वल टू मैंने लिख के दिखाया था। आप बोलोगे सर वो तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो कैसे देखते हैं इसको? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, पी वी और एन आर टी को इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू जी। अब देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें P आ रहा है, इसमें V आ रहा है, इसमें N आ रहा है और इसमें T आ रहा है। R कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं, तो इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या हुई, P पे निर्भर कर रहा है तो P है, V पे भी डिपेंड कर रहा है तो V है, ये N पे निर्भर कर रहा है तो N भी है, और T पे निर्भर कर रहा है तो T पे भी। ठीक है, तो रिलेशन को अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट हो जाती है या इक्वेशन हो जाती है। ठीक, और इसके बीच का डिटेल रिलेशन हमें तभी पता चलता है जब हम इसको लिखते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, ये सब केस में अलग अलग होगी, ये सिर्फ ये बताता है शॉर्टकट में, ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ये बता रहा है डायरेक्ट कि ये आइडियल गैस की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो किस किस पर निर्भर कर रही है, वो P पे निर्भर कर रही है, वो V पे निर्भर कर रही है, वो N पे निर्भर कर रही है और T पे निर्भर कर रही है। और यहाँ पे वो डायरेक्ट दिखा रहा है कि वो कैसे निर्भर कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात। अच्छा, अभी आप सोचोगे कि हमारे पास आइडियल गैस की बात हो गई, और अगर आइडियल गैस नहीं है तब क्या करेंगे? तो आपको याद होगा कि जो गैस आइडियल गैस नहीं होती है, नॉर्मली दो तरीके की हमारे पास गैस होती है। एक होती है आइडियल गैस जो हम अपनी थ्योरी के हिसाब से डेवलप करते हैं, और दूसरी होती है रियल गैस जो हमें अपनी डेली लाइफ में दिखाई देती है। ठीक, तो जो रियल गैस होती है वो हम प्रैक्टिकल जब कर रहे हैं जो हमें दिख रही है वो रियल गैस है। आइडियल गैस कौन सी है? जो हमने सोची है। अब आपको पता है कि ये मैंने लो कंडीशन की बात की थी, अगर लो डेंसिटी कंडीशन ना हो तब क्या होगा? तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, उनके पीछे फोर्स लगेगा, वो टकराएंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल गैस। रियल गैस, और रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? P प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी, V माइनस बी इज इक्वल टू RT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैन डर वाल इक्वेशन। मजे की बात है कि ये भी एक इक्वेशन ऑफ स्टेट है, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है ये रियल गैस के लिए है, इससे पहली वाली जो इक्वेशन थी वो आइडियल गैस के लिए थी। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी, जैसे फर्मी गैस है, एक गैस है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसे हम फर्मी गैस कहते हैं, तो उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग होगी। एक गैस है जिसमें सारे प्रोटॉन्स हैं जिसको हम बोस गैस बोलते हैं, तो उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट अलग होगी। ठीक है, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात कर ली, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मेजरेबल थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, तो ये दो तरीके की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मटेरियल पे निर्भर नहीं करती है, कितना अमाउंट उसमें घोला गया है इस पर निर्भर नहीं करती। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द amount of substance। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास इतना बड़ा एक टब है जिसमें पानी भरा हुआ है, उस पूरे टब में कितना पानी है उसका वॉल्यूम निकाल लो, और
एक काम करो, सबसे इतना बड़ा टब है, उस टब को लेके तुम एक उस पे रख दो, अ, तराजू पे। ठीक, पहले खाली टब रख दो, फिर पानी भर के रख दो, फिर बाद वाले को पहले वाले में से अगर घटा दोगे तो सिर्फ पानी का वजन आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? एक एक तराजू है, उस तराजू में पहले खाली टब रखो, उसका वजन नोट कर लो, फिर उसमें पानी भर दो, और आप देखो अब कितना वजन हो गया उसका। फिर जो बाद वाला वजन है उसमें से पहले वाला वजन को घटा दो, तो सिर्फ पानी का वजन आ जाएगा। ठीक है, अब उस टब का वॉल्यूम तुम्हें पता है। ठीक, तो तुम्हारे पास दो चीजें हो गई, पानी का वजन हो गया और पानी का आयतन हो गया, तो तुम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हो। तो डेंसिटी कितनी होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ठीक। अब एक काम करो, अब उसमें से एक गिलास पानी निकालो, और उस एक गिलास पानी का अलग से बाहर निकालो, द्रव्यमान निकालो, और उसका आयतन निकालो, और फिर डेंसिटी निकाल के देखो, तो फिर डेंसिटी सेम आएगी। सेम चीज, तुम समुंदर है इतना बड़ा, तो तुमने यहाँ इंडिया में से एक गिलास पानी निकाला, उसकी डेंसिटी, और 1 किलोमीटर दूर जाके तुमने अगर उसका पानी एक गिलास निकाला तो उसकी डेंसिटी एक जैसी होगी। ठीक, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो, अच्छा ये इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि इतना पानी था या इतना पानी था। ठीक, तो ये कह रहा है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो होती हैं जो अमाउंट पे निर्भर नहीं करती है। ठीक, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। ठीक, जो अमाउंट पे निर्भर नहीं करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक, और भी हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि प्रेशर। तुम्हारे पास एक चेम्बर है, उस चेम्बर में तुम्हारे पास एक गैस है। ठीक, उस गैस का अगर तुमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, अगर तुमने टेम्परेचर एक्चुअली फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दिए, तो उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर देगा। ठीक, और मतलब जो गैस का प्रेशर है वो सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर कर रहा है एक्चुअली। ठीक, आप कहोगे नहीं सर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बात सही है, लेकिन पी और वी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, और वो टी के इक्वल होता है, आर आर और एन जो है वो तो कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा, और क्या हो सकता है? टेम्परेचर। तुम्हारे पास एक इतना बड़ा, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पे तुमने कुछ टेम्परेचर मेजर किया इतनी गैस का, तो वो टेम्परेचर और दूसरी जगह जाके तुमने मेजर किया वो टेम्परेचर सेम होगा। ठीक, टेम्परेचर। एक प्रेशर इसमें से शायद कंफ्यूजिंग है, प्रेशर को हटा देते हैं हम लोग, हम सिर्फ डेंसिटी और टेम्परेचर की बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग समझाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा इनकी एक और खास बात होती है, क्या होती है? दे आर नॉट एडिटिव। मतलब वो एडिटिव नहीं होते। जैसे एडिटिव का मतलब है कि तुमने थोड़ा सा पानी यहाँ से लिया और थोड़ा सा पानी यहाँ से लिया, आप दोनों को अगर मिक्स कर दिया, मतलब एक बड़ा सा टब है, उसमें एक गिलास पानी तुमने इधर से लिया और एक गिलास पानी तुमने इधर से लिया, और एक दूसरे बर्तन में दोनों को मिला दिया, तो ऐसा नहीं है कि डेंसिटी डबल हो जाएगी, डेंसिटी अभी भी उतनी रहेगी जितनी पहले थी। ठीक, यही मैं कह रहा हूँ कि ये एडिटिव नहीं होते, मतलब वो जुड़ते नहीं। जैसे आपने एक गैस ली, उसके एन मोल मोल लिए, और दूसरी गैस ली उसके भी एन मोल लिए, या दोनों सेम गैस ले ली, मान लो ऑक्सीजन ले ली इधर से जिसके N1 मोल ले लिया, और इधर दूसरी एन ऑक्सीजन ले ली जिसके N2 मोल ले लिया, जब तुम उन्हें मिलाओगे तो टोटल मोल हो जाएंगे N1 प्लस N2। लेकिन डेंसिटी के साथ ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर दो गैस हैं, ये भी T1 टेम्परेचर पे, ये भी टेम्परेचर, अगर तुम उन्हें मिलाओगे तो वो T1 टेम्परेचर पे ही रहेगा। ठीक, तो ये हो गई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये इनकी क्या बात है कि एक तो ये मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती है, दूसरी ये एडिटिव नहीं होती। ठीक, इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सट्रिंसिक। तो अभी हमने देखा कि जो ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, तो ये वाली डिपेंड करेंगी। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट
amount of substance and they are additive in nature. ठीक है, जैसे एग्जांपल तौर पे क्या हो सकता है, मास है, एनर्जी है, ठीक। तो कुछ पार्टिकल थे, उनकी एनर्जी कुछ थी, कुछ दूसरे पार्टिकल थे, उनकी एनर्जी कुछ थी, उन सबको तुमने मिला दिया, तो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो दिस एनर्जी प्लस दिस एनर्जी मिलके हो जाएगा, ठीक। ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि अगर एक बॉक्स था, उसमें कुछ 10 गेंदें थी जिनका मास m1 था, तुमने 20 गेंदें और मिला दी, उनका मास m2 है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो हमारे पास दो तरीके की प्रॉपर्टी हो गई, एक हो गई एक इंट्रिंसिक, दूसरी हो गई एक्सट्रिंसिक। अब ये मोटी मोटी बात हम लोग जो है प्रॉपर्टीज पे खत्म कर लिए हैं, और मैंने आपसे कहा था पिछले क्लास में कि आप लोग जो भी जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो इस लेक्चर को देखते देखते नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लिख नहीं रहे हैं या हम लिख के मिटा दे रहे हैं। अगर आपके पास नोट्स बना रहेगा तो अगली बार आपको आके वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। देखो वीडियो देखने में बहुत टाइम जाता है, आपको सोचना पड़ेगा कि किस समय सर ने क्या बात बोली है। अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आप उसे पढ़ते रहोगे, और जब कभी वहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जाके अपना वीडियो दोबारा देख सकते हो, ठीक है। हमारा आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो नहीं रहा है, अगर आप हमसे मिल रहे होते तो हम आपका डाउट तुरंत क्लियर कर देते, लेकिन अभी हम मिल नहीं रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप अपना नोट्स बनाते जाएं, और नोट्स बनाते जाइए, और जो क्वेश्चन है उसको कमेंट करते जाइए, हम उसका जवाब देते जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें अब हम लोग कुछ और थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग बहुत क्लोज आ रहे हैं, ये जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट चैप्टर जो मैं ये जो पोर्शन कवर कर रहा हूँ, अभी तक देखिए मैंने कुछ भी टॉपिक ऐसे शुरू नहीं किया है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो शुरू नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले जो ABCD है वो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और आपके जो कमेंट्स होंगे या जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे भेजते रहिएगा, ठीक है। चलिए बाय।